नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही अजीब और फिल्मी है। जरा सोचिए, आप सोकर उठें और देखें कि आपके हाथ में एक सोने की जंजीर बंधी है और उसका दूसरा सिरा आपके कट्टर दुश्मन के हाथ में है। ये कहानी शुरू होती है एक अजीब सी सुबह से। मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे बाएं हाथ में एक सोने की जंजीर बंधी है और उस जंजीर का दूसरा सिरा बंधा था मेरी जानी दुश्मन और बचपन की लंगोटिया यार श्रेया चियान के हाथ से। मैंने बिना सोचे समझे उसे एक झटके में खींच कर जगाया। वो हड़बड़ा कर उठी तो मैंने चिल्लाकर पूछा, ए बावली, ये क्या कर रही है तू? मेरी बगल में सोने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? पर श्रेया चियान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। उसने अपने लाल होठों पर एक शरारती मुस्कान लाई और मुझे देखने लगी। मैंने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, ये क्या तमाशा है? जल्दी इसे खोल। मेरा हाथ देखते ही वो भड़क गई। कहने लगी, तू फिर से उस युवान तियान के पास जाने की सोच रहा है ना? भूल जा, अब तू अपनी पूरी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देख पाएगा। मैं अपना सिर खुजलाने लगा। ये युवान कौन? ये कौन है भाई? और मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? अब बारी श्रेया चियान के सक्काने की थी। उसे लगा मैं फिर से कोई नाटक कर रहा हूँ। मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया और कमरे को गौर से देखने लगा। कमरा काफी आलीशान था, एकदम रईसों वाला। उसे लगा मैं फिर से पागलपन करूंगा तो ताना मारते हुए बोली, अब क्या इरादा है? फिर से फूलदान मेरे सिर पर मारेगा या फिर मुझे? मैंने उसकी बात काटते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। ये जगह कौन सी है? मेरा घर तो ऐसा नहीं दिखता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तेरे साथ जंजीर से क्यों बंधा हूँ? हम एक ही बिस्तर पर क्यों सो रहे थे? तूने मेरे साथ क्या किया है? और ये जंजीर असली सोने की है या बस पॉलिश की हुई है? तभी मेरी आंखों के सामने हवा में कुछ धुंधले से शब्द तैरने लगे, जैसे कोई लाइव चैट चल रही हो। उसमें लिखा था, लो भाई, फिर शुरू हो गया। हीरो फिर से याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है ताकि विलेन बीवी को उल्लू बना सके। बेचारी शे मैम के लिए बुरा लग रहा है। देखते हैं इस बार ये नाटक कितने दिन चलता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि एक दिन भी नहीं टिकेगा। हीरो, विलेन बीवी, ये सब पढ़कर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? नहीं, मैं तो मैं ही हूँ। और सामने ये लड़की मेरी बचपन की दोस्त श्रेया चियान ही है। उसने मुझसे पूछा, तुझे सच में युवान तियान याद नहीं? तो फिर तुझे याद क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या याद होगा? क्या मेरी शादी हो गई है और तू मेरी बीवी है? ये कैसे हो सकता है भाई? वो ठंडी आवाज में बोली, चियाओ चेन, अगर तू तलाक के बारे में सोच रहा है तो वो कभी नहीं होगा। तू उस युवान के पास कभी नहीं जा पाएगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। मैंने माथा पकड़ लिया। अरे मैं तो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? ये शादी ही गैर कानूनी है। उसने पूछा, तेरी उम्र क्या है? मैंने सीना तान के कहा, 19 साल। ये सुनकर वो एक पल के लिए सहम गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, चियाओ चेन, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। याददाश्त जाने का नाटक तू कितनी बार कर चुका है? थक नहीं गया? उस युवान के चक्कर में मत पड़, वो तुझसे प्यार नहीं करती। मैंने झल्लाकर कहा, अरे माँ कसम, कोई नाटक नहीं कर रहा मैं। कल ही तो मैंने स्पोर्ट्स मीट में 800 मीटर की रेस जीती थी और तुझे चिढ़ाते वक्त मेरा पैर मुड़ गया था। बस उसके बाद का कुछ याद नहीं आ रहा। श्रेया का चेहरा उतर गया। उसे याद आया कि चियाओ चेन की मुलाकात उस लड़की से उसी रेस के कुछ समय बाद हुई थी। उसने धीरे से कहा, तू 19 का नहीं 26 साल का है और हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल? मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं नहीं मानता। तू तो कहती थी कि अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाए तब भी तू मुझसे शादी नहीं करेगी। उसने जंजीर की तरफ इशारा किया और कहा, आज के लिए मैं तेरी बात मान लेती हूँ, पर अगर मुझे पता चला कि तू फिर झूठ बोल रहा है तो अगली बार इस जंजीर से भी बुरा हाल करूंगी। मैंने जंजीर को छूकर पूछा, ये असली सोना है क्या? उसने कहा, हाँ, 18 कैरेट है। मैंने मुंह बनाया, धत तेरी की, फिर तो ये मिलावट वाला हुआ ना। बेकार में खुश हो रहा था। उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। उसने कहा, तुझे जो खरीदना है बता, मैं दिला दूंगी। मैं चौंक गया। सूरज किधर से निकला है आज? पहले तो तुझसे चवन्नी निकलवाना मुश्किल होता था। कहती थी कि तेरा सारा पैसा तेरे पति का है। उसने मुस्कुराकर कहा, तू ही तो मेरा पति है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने सिरहाने से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर मेरे मुंह पर मारा। उस पर सरकारी मुहर लगी थी और तारीख के हिसाब से हमारी शादी ग्रेजुएशन वाले साल ही हो गई थी। बाद में हम नाश्ते की मेज पर बैठे। हमारी पुरानी नौकरानी वांग माँ नाश्ता लेकर आई। मैंने जैसे ही खाना चखा मेरी तो बाछें खिल गई। वांग माँ, आपके हाथ में तो जादू है। मजा आ गया। वांग माँ खुश हो गई। दामाद जी को पसंद आया तो और खाइए। श्रेया मुझे चुपचाप देख रही थी। उसे लग रहा था कि क्या ये सब सच है? चियाओ चेन को इतना खुश उसने बरसों से नहीं देखा था। पर फिर उसके मन में शक का सांप रेंगने लगा। कहीं ये फिर से मुझे धोखा देकर उस युवान के पास भागने की चाल तो नहीं? उसने मन ही मन सोचा, अगर इसने मुझे फिर धोखा दिया तो मेरे तहखाने में जो सोने का पिंजरा खाली पड़ा है वो इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। मैंने खाते खाते पूछा, यार श्रेया, तू इतनी अमीर कब से हो गई? ये बंगला तो करोड़ों का लग रहा है। तूने कितने पैसे छापे हैं भाई? वो हैरान थी। पहले वाला चियाओ चेन कभी उसके पैसों की बात नहीं करता था। उसने कहा, ज्यादा नहीं, बस 300 करोड़ का बंगला है और कुल संपत्ति कुछ 1000 करोड़ होगी। मेरे हाथ से निवाला छूटते छूटते बचा। क्या? इतने पैसे? सुन,
हम कानूनी तौर पर पति पत्नी है ना, इसका मतलब तेरी आधी जायदाद मेरी हुई, मतलब मैं भी माला माल हूँ। मैंने जोश में आकर कहा, चल फिर कपड़े उतार। वो हक्की बक्की रह गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है अब तो शादी हो ही चुकी है, तो शर्माना क्या, इसमें मेरा क्या नुकसान है। मेरी हंसी देखकर वो फिर दुविधा में पड़ गई। उसे लगा कि शायद ये सच में सब भूल गया है, क्योंकि पहले तो ये मुझसे नफरत करता था। पर फिर उसने दाव खेला, चियाओ चेन, हमारा शादी से पहले का एग्रीमेंट हुआ है, अगर तलाक हुआ तो तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरा चेहरा उतर गया। क्या तूने मुझे ठग लिया? श्रेया, तू इतनी चालाक निकलेगी सोचा नहीं था, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने ठंडी आह भरी और कहा, ये एग्रीमेंट तूने ही जिद करके साइन किया था, क्योंकि तब तू मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। तेरा दिल उस युवान तियान ने तोड़ दिया था, इसलिए तूने मजबूरी में मुझसे शादी की और ये शर्त रखी थी। ये बताओ कि हम सिर्फ दिखावे के पति पत्नी हैं, तो हमारी शादी हुई कैसे? और ये युवान आखिर है कौन? मैंने जोर देते हुए पूछा। जैसे ही मैंने ये सवाल किया, मेरी नजर फिर से उन हवा में तैरते कमेंट्स पर पड़ी। कोई लिख रहा था, अरे चियाओ चेन भाई, युवान तेरी जान है, तो दूसरा उसे डांट रहा था, अबे चुप कर, उसकी असली बीवी श्रेया है, वो भी कानूनी तौर पर। ये दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हैं। एक ने तो हद ही कर दी। मैं उन लोगों से लड़ जाऊंगा जो विलेन बीवी को हीरोइन बनाना चाहते हैं। वो बेवफा लड़की हीरोइन बनने लायक ही नहीं है। देखना, जैसे ही हीरो को सब याद आएगा, वो अपनी असली महबूबा के पास भाग जाएगा। इन कमेंट्स को पढ़कर मुझे इतना तो समझ आ गया कि मैं, श्रेया और वो युवान नाम की बंदी किसी घटिया लव ट्रायंगल वाली कहानी के किरदार है, जिसमें मैं शायद प्यार में अंधा हीरो हूँ, श्रेया चियान विलेन है और वो युवान बेवफा हीरोइन। पर यार, वो लड़की दिखती कैसी है जिसके लिए मैं सुसाइड करने तक को तैयार था। श्रेया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, युवान तुम्हारा पहला प्यार है, उसके चक्कर में तुमने मुझे हजारों झूठ बोले, हर कदम पर धोखा दिया। मैंने अपना सिर पीटा, तो फिर मैंने ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया? मैं क्या महामूर्ख था? मेरी हालत देखकर श्रेया चियान चकित रह गई। अरे चियाओ चेन, सुबह याददाश्त क्या गई? तुम तो खुद को ही गालियां देने लगे। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ क्या? मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं चकाचक हूँ। लेकिन श्रेया की नजरों से मेरी हरकतें छिप नहीं रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? कहीं इसने चोरी छिपे उस युवान से बात तो नहीं कर ली? क्या ये याददाश्त जाने का नाटक सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए है, ताकि मैं ढीली पड़ जाऊं? पर ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे वो युवान से मिलने से पहले हुआ करता था। उसका शक और गहरा होता जा रहा था। नाश्ता खत्म करके वो काम के लिए निकलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। कहाँ जा रही है? मैंने पूछा। ऑफिस, उसने सपाट आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया। ओह, भूल गया था। और मैं, मेरा ऑफिस कहाँ है? उसने रुककर मेरी आंखों में देखा। तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हारी साख मेरे सामने 0 है। मैंने हाथ जोड़ लिए। अरे बहन, सॉरी बीवी, मुझे पिछले 6 साल का कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो युवान गोल है या चपटी। मैं बाहर जाकर क्या ही उखाड़ लूंगा। अगर भूल गए हो तो चुपचाप घर पर बैठो, भागने की कोशिश मत करना, बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, उसने सख्त लहजे में कहा। मैंने कहा, ठीक है, घर पर रुक जाऊंगा, पर मेरा फोन तो दे दे, टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए। मैं नया फोन भिजवा देती हूँ, कहकर वो चली गई। जाते जाते उसने बॉडीगार्ड्स को सख्त हिदायत दी, साहब पर कड़ी नजर रखना, वो कहीं न जा पाए और किसी से न मिले, खासकर उस युवान से। रास्ते में श्रेया की असिस्टेंट झो झो उसे बिजनेस मीटिंग की जानकारी दे रही थी। आज एक बहुत बड़ा टेंडर था जिसमें शेख ग्रुप और युवान ग्रुप के बीच टक्कर थी। असिस्टेंट भी परेशान थी, क्योंकि जब भी चियाओ चेन कोई ऐसा नाटक करता था, वो युवान की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होता था। असिस्टेंट ने दबी ज़बान में कहा, मैम, कहीं साहब नाटक तो नहीं कर रहे ताकि आप ढीली पड़ जाए और वो शाम को कोई बड़ा धमाका कर दे? उन्होंने पहले भी कई बार कंपनी का नुकसान कराया है, पर श्रेया का दिल तो चियाओ चेन में अटका था। कंपनी का नुकसान हो जाए पर वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बस इतना कहा, अपना बैकअप प्लान तैयार रखो, ये प्रोजेक्ट हमें हर हाल में चाहिए। इधर घर पर मैं रेशम के गद्देदार बिस्तर पर लेटा ऐश कर रहा था। भाई, बिस्तर क्या है, मखमल का दरिया है। मैंने सोचा हमारे खानदान के पास भी पैसा था, पर इतना नहीं कि ऐसा आलीशान बंगला खरीद सके। ये श्रेया इतनी तरक्की कैसे कर गई? क्या खाकर इतनी अमीर हुई है? तभी मेरे नए फोन पर एक मैसेज चमका, चियाओ चेन, आज का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, तुम बस उस श्रेया को उलझाए रखना, जैसे ही मैं उसे हरा दूंगी हम शादी कर लेंगे। हवा में तैरते कमेंट्स फिर शुरू हो गए। देखो, ये चुड़ैल फिर आ गई हीरो को पट्टी पढ़ाने। हीरो पक्का मान जाएगा, वो उससे बहुत प्यार करता है ना। अबे वो सब भूल चुका है, उसे घंटा याद नहीं कि ये कौन है। अब मुझे माजरा समझ आया, ये मैसेज पक्का उसी जहरीली नागिन युवान का है। मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया। 10 मिनट बाद उसके और मैसेज आने लगे, मीठी मीठी बातें, झूठे वादे। वो दूसरे लड़कों के साथ जो दिखती है वो सिर्फ बिजनेस है, प्यार तो वो सिर्फ मुझसे करती है। ये प्रोजेक्ट भी वो हमारे भविष्य के लिए जीतना चाहती है। मैंने झल्लाकर उसे रिप्लाई किया, इतनी ही मोहब्बत है तो 50 लाख रुपए फोन पे कर, फिर अपनी ताकत दिखा। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, तुम इतने बदल कैसे गए? तुम तो बर्फ की तरह साफ और मासूम थे। उस श्रेया के साथ रहकर
तुम भी पत्थर दिल हो गए हो, उससे दूर रहो। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। क्या मैं सच में ऐसी लालची औरत के पीछे पागल था? मुझे खुद पर घिन आने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और गेम खेलने लगा। उधर बिजनेस मीटिंग के रास्ते में श्रेया के पास घर की नौकरानी वांग माँ का फोन आया। हेलो वांग माँ, क्या हुआ? बिटिया, दामाद जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो पेट दर्द के मारे जमीन पर लौट रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। डॉक्टर कहाँ है? श्रेया चियान घबरा गई। डॉक्टर को बुलाया है, पहुंच नहीं वाला है। दामाद जी एम्बुलेंस बुलाने को कह रहे हैं, पर बॉडीगार्ड्स आपकी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाने दे रहे। श्रेया चियान चिल्लाई, उन बेवकूफों से कहो फौरन एम्बुलेंस बुलाए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सबकी खाल उधेड़ दूंगी। उसने फोन काटा और ड्राइवर से कहा, गाड़ी मोड़ो, घर चलो। असिस्टेंट चौंक गई। मैम, मीटिंग शुरू होने वाली है और साहब को ठीक इसी वक्त दर्द उठा है। ये चाल भी तो हो सकती है। श्रेया चियांग की आंखों में खौफ था। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरे लिए चियाओ चेन हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। चाहे वो 100 बार भेड़िया आया वाली कहानी सुनाकर मुझे ठूठे दिलाए, मैं हर बार उस पर यकीन करूंगी। वो मुझे हजारों बार धोखा दे सकता है, पर मैं उसे एक बार भी अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी किस्मत वैसी ही खराब है, मैं उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। असिस्टेंट झो ने कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप हो गई। काले रंग की आलीशान रोल्स रॉयस मीटिंग हॉल के ठीक बाहर वाले मोड़ से तेजी से घूमी और घर की तरफ दौड़ पड़ी। श्रेया चियान ने एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि ये कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। वक्त इतना सटीक था कि शक होना लाजमी था। शायद उसे मीटिंग से रोकने के लिए ही ये सब किया गया हो, पर वो जुआ नहीं खेल सकती थी। अगर 100 बार झूठ हुआ हो, तब भी वो 101वीं बार चियाओ चेन की तरफ दौड़ कर जाएगी। तभी फोन बजा। वांग माँ का मैसेज था, एम्बुलेंस आ गई है और दामाद जी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। असिस्टेंट फटाफट टैबलेट पर मीटिंग टालने के इंतजाम करने लगी, जबकि श्रेया बाहर टकटकी लगाए देखती रही। अस्पताल पहुँचते ही गाड़ी रुकी और वो सीधे अंदर भागी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर बॉडीगार्ड्स और वांग माँ खड़े थे। दामाद जी कहाँ हैं? श्रेया की आवाज कांप रही थी। अंदर है बिटिया, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। श्रेया चियान ने दरवाजे के शीशे से अंदर देखा। बस कुछ साए हिलते नजर आ रहे थे। उसने खुद को संभाला और बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी और जानलेवा थी। किसने रोका था एम्बुलेंस बुलाने से? एक लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड डरते हुए आगे आया। मैम, साहब ने कहा था कि अगर गाड़ी बाहर ले जानी हो या इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो पहले आपसे इजाजत चाहिए। मुझे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए थी, ये नहीं कि वो दर्द में तड़पता रहे। श्रेया ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम में से कोई जिम्मेदार होता। तभी डॉक्टर बाहर आए। श्रेया लपककर उनके पास पहुंची। डॉक्टर, मेरा पति कैसा है? घबराइए मत, मामूली फूड पॉइजनिंग और पेट का इन्फेक्शन है। मरीज काफी कमजोर है और शायद कम खाता है, लेकिन इस बार अचानक बहुत ज्यादा खा लिया, जिससे पेट पर दबाव पड़ा और मरोड़ उठने लगे। दवाई दे दी है, अब दर्द कम है, बस ड्रिप चढ़ रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। श्रेया के जान में जान आई। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और धीरे से कमरे के अंदर चली गई। बिस्तर पर मैं आंखें बंद किए लेटा था। चेहरा सफेद पड़ा था और हाथ में सुई चुभी थी। कदमों की आहट सुनकर मैंने आंखें खोली। उसे देखकर मेरे चेहरे पर अजीब से भाव आए, हैरानी और थोड़ी शर्मिंदगी। तेरी तो वो जरूरी मीटिंग थी ना? मेरी आवाज फटी सी थी। श्रेया की आंखों में एक चमक आई। वो नरमी से बोली, तुझे कैसे पता मीटिंग के बारे में? हवा में कमेंट्स फिर तैरने लगे। देखो, विलेन बीवी को शक हो गया कि ये सब मीटिंग रुकवाने का नाटक है। अरे वो तो खुद चियाओ चेन को पिंजरे में बंद करना चाहती है। अब देखो क्या होता है। दरअसल मैं खुद उसे सब सच बताना चाहता था, क्योंकि मेरी याददाश्त के हिसाब से श्रेया ही वो इंसान थी जिसे मैं जानता था। मैंने कहा, देख, आज मेरे फोन पर एक मैसेज आया था कि तुझे मीटिंग में उलझा कर रखूं। श्रेया, मुझ पर भरोसा कर। भले ही हमारी नहीं पड़ती, पर मैं किसी और के साथ मिलकर तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने करियर और अपनी साख इतनी सस्ती नहीं समझता कि किसी एरे गैरे के लिए तुझे धोखा दूं। श्रेया का दिल पिघल गया। उसने मन ही मन दुआ की कि काश सब हमेशा ऐसा ही रहे। उसने मेरा फोन मांगा। अगर ये पहले वाला मैं होता तो फोन छुपा लेता, पर मैंने तुरंत लॉक खोलकर उसे थमा दिया। उसने युआन के वो मक्खन लगाने वाले मैसेज पढ़े और उसका चेहरा उतर गया। पर उसने ये भी देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। अस्पताल आने वाली बात महज एक इत्तेफाक थी। मैंने खुद को आईने में देखा कि मैं 26 साल की उम्र में कितना सुकड़ा हुआ और कमजोर दिख रहा हूँ। तो सोचा थोड़ा दबा के खा लूं ताकि बॉडी बन जाए। पर क्या पता था कि मेरा शरीर इतना नाजुक निकला। श्रेया मेरे पास बैठी रही। बरसों बाद उसने मुझे इतनी बातें करते सुना था। मैं उसे छोटी छोटी फालतू बातें भी ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा किस्सा हो। उसे यकीन होने लगा कि शायद मैं सच में सब भूल गया हूँ और अब मेरी आंखों में सिर्फ वही है। रात गहरा रही थी। ड्रिप धीरे धीरे गिर रही थी। मैंने उससे पिछले 6 सालों के बारे में बहुत कुछ पूछा। श्रेया पहले तो कतराती रही, क्योंकि वो 6 साल उसके लिए सिर्फ खामोशी, जलन और मुझे किसी और की तरफ जाते हुए देखने का दर्द थे। वो उन यादों का एक शब्द भी नहीं दोहराना चाहती थी। पर जब भी वो चुप होती, मेरी साफ और जिज्ञासु आंखें
उसे बोलने पर मजबूर कर देती। उन आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। वो युआन जो भी है, उससे मेरी मुलाकात कैसे हुई, मैंने पूछा। श्रेया की उंगलियां बिस्तर की रेलिंग को सहलाने लगी। युआन हमारे कॉलेज में रिसर्च स्टूडेंट थी। जब तेरा पैर मुड़ा था तब मैं ही तुझे हॉस्पिटल ले गई थी। वो रुकी, जैसे उस पुराने वक्त को महसूस कर रही हो। हर बार पट्टी कराने में ही तेरे साथ जाती थी, पर आखिरी बार जब तू लगभग ठीक हो गया था और मुझे कुछ जरूरी काम था तो तू अकेला गया था। बस उसी एक दिन तू उससे मिला था। उसकी आवाज में वो पुरानी टी साफ थी। सैकड़ों बार वो साथ रही, पर सिर्फ एक बार की गैर मौजूदगी ने पासा पलट दिया। चियाओ चेन को पहली नजर में ही उस दूसरी औरत से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ, मैंने ऐसे पूछा जैसे कोई फिल्म देख रहा हूँ। उसके बाद तू बदलने लगा, तेरे पास राज होने लगे, तू खोया खोया रहने लगा। मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं दिन रात बिजी थी, और जब मैं फुर्सत पाकर तुझसे मिलने आई तो तूने धमाका किया कि तू युआन को प्रपोज करने जा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस मशीनों की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और वही सवाल फिर दाग दिया जो सुबह से मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। ये सब तो ठीक है, पर हमारी शादी हुई कैसे? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और कहा, बाद में तुझे पता चला कि युआन सिर्फ तेरे साथ ही फ्लर्ट नहीं कर रही थी। असली बात तो ये थी कि उसके घर वालों ने पहले से ही उसका रिश्ता कही और तय कर रखा था। तू गुस्से में पागल हो गया और मुझसे शौक में आकर तुरंत शादी कर ली। उस वक्त तेरी हालत किसी सड़क पर छोड़े हुए लावारिस कुत्ते जैसी थी। मुझे तुझ पर तरस आ गया और मैंने हाँ कर दी। पर सच तो ये था कि श्रेया झूठ बोल रही थी। हकीकत में वो बरसों से मेरे पीछे पागल थी, और जब मैं टूट चुका था तब उसने मौके का फायदा उठाया था। क्या मतलब मैं वो था? मेरा इस्तेमाल हुआ? मैं झटके से बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। गुस्से और हैरानी के मारे मेरी आवाज फटने लगी, हाथ की सुई तक हिल गई। ये तो बड़ी अजीब और वाहियात बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने फिर से उन हवा में तैरते कमेंट्स की तरफ देखा। वहाँ जंग छिड़ी थी। हीरो हीरोइन का प्यार तो पहली नजर वाला था। ये बचपन की दोस्त बीच में कहाँ से आ गई? दूसरा लिख रहा था, अबे जाना, विलेन बीवी हार गई, बेचारी। अरे युआन तो खानदान की वारिस है, उसे सत्ता चाहिए थी, इसलिए वो सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। चियाओ चेन को छोड़कर वो सबके साथ सिर्फ नाटक कर रही थी। इन सब बातों से मुझे पूरी पिक्चर समझ आने लगी। ये तो एकदम पुरानी घिसी-पिटी फिल्मों वाली कहानी है। वो लड़की बड़ी महत्वाकांक्षी थी, उसे दौलत और पावर चाहिए थी, पर वो अपना सच्चा प्यार भी नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो एक तरफ अपने अमीर मंगेतर से रिश्ता निभा रही थी और दूसरी तरफ मुझे सच्ची मोहब्बत के झांसे में रख रही थी। और जब भांडा फूटा तो सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। मैं घर तोड़ने वाला बन गया और उसने मुझे बचाने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। मैं सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में इतना बड़ा बुद्धू था? ये मेरा स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? खैर, ड्रिप खत्म हुई और आखिरकार मुझे उस अस्पताल की दवाइयों वाली बदबू से छुटकारा मिला। बाहर निकलते ही मेरी नजर उस चमचमाती रोल्स रॉयस पर पड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई, क्या कतई जहर गाड़ी है ये? मैंने धीरे से उसके दरवाजे पर हाथ फेरा। 2,80,00,000 की है, श्रेया ने धीरे से कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी जलन जागी। अगर उस वक्त मैं उस युआन के चक्कर में न पड़ता तो शायद आज मैं भी बड़ा बिजनेसमैन होता। मेरे पास भी अपनी मेहनत की कमाई की ऐसी गाड़ियाँ और बंगले होते। मैंने थोड़ा टशन में आकर कहा, और फिर मैं भी मस्त लाइफ जीता। शायद कुछ मॉडल्स वगैरह को डेट करता। किसे डेट करता? उसने आंखें तरेरी। तुझे क्या? मेरी मर्जी, मैं मॉडल्स के साथ घूमता। मेरी जवानी के 6 साल फालतू में निकल गए यार। 6 साल मैंने ढंग से किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, और आँख खुली तो सीधे तेरे साथ बंधा हुआ हूँ। अब मेरा मन है मॉडल्स के साथ ऐश करने का, तो क्या बुरा है? अस्पताल वाली वो थोड़ी बहुत जो नरमी थी वो अब हवा हो चुकी थी। मैं फिर से अपने पुराने वाले अंदाज में आ गया था, बिंदास और बेधड़क। गाड़ी निकालो, घर चलो। मैंने उसे अपना ड्राइवर समझते हुए पिछली सीट का दरवाजा खोला और ठाठ से बैठ गया। श्रेया मुझे इस बचकानी हरकत को करते देख मन ही मन मुस्कुराई। उसे फिर वही पुराना वाला चियाओ चेन याद आ गया। उसने पिछला दरवाजा खोला और जबरदस्ती मुझे खींचकर आगे वाली सीट पर बिठाने लगी। अरे, सच में मुझे अपना ड्राइवर समझ लिया क्या? मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, मेरे जैसा हैंडसम मुंडा आपकी गाड़ी में बैठ रहा है, ये सोच के आप खुश हो जाइए। गाड़ी खामोशी से घर की तरफ बढ़ चली। घर पहुंचकर भी मैं आगे वाली सीट पर ही चिपका रहा और वो पागलों की तरह मुझे खींचती रही। घर के नौकर चाकर ये नजारा देखकर हैरान थे। पहले तो यहाँ सिर्फ झगड़े या पत्थर जैसी खामोशी होती थी, आज ये दोनों हंस खेल रहे थे। उन्हें लगा कि शायद अब बर्फ पिघल रही है। श्रेया ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे बेडरूम की तरफ ले गई। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और खुद थोड़ी शर्मा सी गई। उसकी ये अचानक आई कोमलता देखकर मैं थोड़ा सक्का गया। तू काफी बदल गई है यार, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, अब तू मुझे बूढ़ी कहेगा? भूल मत, हम एक ही उम्र के हैं, बल्कि तू मुझसे 1 हफ्ता बड़ा है। तो क्या तू मुझे इनडायरेक्टली बूढ़ी बोल रहा है? अरे नहीं बाबा, मैंने बात संभालनी चाहिए। वो अलमारी की तरफ गई। चल, पहले जाकर नहा ले, हमें साथ में सोना है। मेरा दिमाग तुरंत दूसरी तरफ दौड़ गया। नहाने के बाद क्या? मैंने शक भरी नजरों से पूछा। हाँ, और मैं फिर से जंजीर बांधूंगी ताकि तू आधी रात को भाग न जाए।
ये तो गैर कानूनी है, मैं पुलिस को फोन करूंगा। कर दे, हम शादीशुदा है। मैं पुलिस से कह दूंगी कि ये हमारा मियाँ बीवी का रोमांस है। तुझे क्या लगता है वो बीच में आएंगे? श्रेया, तू तो कतई गुंडी निकली। मैं बाथरूम से सिर्फ पायजामा पहनकर बाहर निकला। श्रेया मुझे वैसे देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई और खुद बाथरूम में घुस गई। तभी बाहर रखे फोन की स्क्रीन चमकी। मैनेजर का मैसेज था, मैम टेंडर का रिजल्ट आ गया, हम जीत गए हैं, युवान ग्रुप बाहर हो गया है। श्रेया नहाकर बाहर निकली। बाल सुखाते हुए उसने कमरा देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि क्या चियाओ चैन ने उसे फिर धोखा दिया? क्या वो फिर गायब हो गया? वो कांपती आवाज में चिल्लाई, चियाओ चैन कोई है? जल्दी जाओ और उसे ढूंढो, अभी के अभी। तभी गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा खुला। अरे चिल्ला क्यों रही है? सोने देगी या नहीं? मैं चिढ़कर बाहर निकला। आधी रात को क्यों शोर मचा रखा है? क्या किसी की आत्मा बुला रही है? मुझे वहाँ देखकर उसकी जान में जान आई। उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी, जिसे देख मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे याद आया जब हम 20 साल के थे और मेरा पैर मुड़ा था, तभी वो मुझे डांटते हुए अस्पताल ले गई थी। चियाओ चैन और बनले हीरो, अब भुगत। अगर ज्यादा टशन दिखाया तो दूसरा पैर भी तुड़वा लेगा। वो बोलती कड़वा थी, पर हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। आज 26 साल की श्रेया भले ही बाहर से सख्त और ठंडी दिखती थी, पर फिक्र उसे आज भी उतनी ही थी। मेरा दिमाग अभी भी 19-20 साल वाले लड़के जैसा था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे पूछ लिया, तू मुझसे एक तरफा प्यार करती है ना? सच बता। मेरा सवाल इतना सीधा था कि श्रेया वही ठिठक गई। प्यार गया तेल लेने, चल चुपचाप कमरे में चल, यहाँ नहीं सोना है। कमेंट्स में फिर से हंगामा मच गया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रेया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि ये कोई विनती नहीं, ऑर्डर है। खुद चल रहा है या बंदों को बुलाकर उठवाऊं? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा ना। भागूंगा नहीं यार, भरोसा कर। वैसे भी मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख तो कितनी दुबली पतली है तू। मैंने खुद को देखा, मैं खुद भी काफी बीमारों जैसा कमजोर दिख रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए दुख की झलक दिखी। वो जो दुख और दर्द उसकी आंखों में एक पल के लिए चमका था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे चोट पहुंचाते पहुंचाते उसने खुद को भी जख्मी कर लिया हो। मैंने तंग आकर पूछा, पर तू मुझे इस जंजीर से बांधकर क्यों रखना चाहती है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? श्रेया ने एक लंबी ठंडी सांस ली। शादी से पहले तू उस युवान के चक्कर में अपनी हालत पागलों जैसी कर चुका था। शादी के बाद मैंने तुझे पूरी आजादी दी थी, पर तू जब भी उससे मिलकर आता, घर में 3-3 दिन तक भूख हड़ताल करता और मुझसे तलाक मांगता। मैंने तुझे कभी रोका नहीं, यहाँ तक कि तेरी हिफाजत के लिए तेरे पीछे बॉडीगार्ड्स भी लगाए। वो रुकी और उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। पर एक दिन तू घर के बाहर रोता हुआ मिला। तूने कहा कि युवान अपने मंगेतर से सगाई कर रही है। तुझे तब भी समझ नहीं आया कि वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वो तुझे लटकाए रखती थी ताकि तेरे जरिए शे ग्रुप के बिजनेस राज जान सके और अपना फायदा कर सके। उसने न कभी अपना वादा निभाया, न अपनी सगाई तोड़ी। और तूने उसके लिए अपनी नसें काट ली, नींद की गोलियां खा ली, यहाँ तक कि जब उसके किसी दोस्त को किडनी की जरूरत थी, तू अपनी किडनी देने को तैयार हो गया था। अगर मैंने तुझे घर में कैद न किया होता तो आज तू जिंदा नहीं होता। तब से मैंने तय कर लिया कि दिन में लोग तुझ पर नजर रखेंगे और रात को तू मेरे साथ बंद कर सोएगा। अब तू भागने का सोच भी मत। मैं सन्न रह गया। क्या ये मैं था? ये तो कतई महाउतिया होने की निशानी है। क्या सच में मैं इतना बड़ा पांडु था? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस कहानी का लेखक मुझे इतना गिरा हुआ कैसे दिखा सकता है। खैर जो भी हो, अब तो मैं सब भूल चुका हूँ। मैंने अपना बचाव करते हुए कहा, देख अब तो मैं सब भूल गया हूँ ना, तो अब ये ड्रामा बंद कर। इसीलिए तो बांध रही हूँ ताकि तुझे अचानक कुछ याद ना आ जाए और तू फिर से मरने मारने पर उतारू हो जाए। चुपचाप चल, मुझे तुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मान गया, इतने सालों तक मेरा साथ न छोड़ने वाली उसकी इस वफादारी ने मेरा दिल जीत लिया। चलो, ये लड़की ज़बान की कड़वी जरूर है, पर है अपनी सगी। हम बेडरूम में गए और उसने फिर से वही जंजीर हमारे हाथों में बांध दी। वो बिस्तर के दूसरे कोने पर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। श्रेया, ये बिस्तर बहुत मुलायम है यार। वो बेचारी दिन भर की थकी हुई थी, झुझलाकर बोली, सो जा अब चुपचाप। अगली सुबह जब हल्की सी आहट हुई तो मेरी नींद खुली। श्रेया उठ रही थी। जंजीर की आवाज से मेरी नींद खराब हो गई। मैंने तकिए में मुंह छिपाकर कहा, अरे यार सुबह कोई क्लास नहीं है, सोने देना, उठ और नाश्ता कर, उसके बाद सो जाना। उसकी आवाज आई। मेरा आधा सोया हुआ दिमाग चकराया। हॉस्टल के कमरे में ये लड़की कहाँ से आई? और तभी कल की सारी बातें याद आ गई। मैं बिजली की तेजी से उठकर बैठ गया। वो मुस्कुराई, याददाश्त तो तेज है तेरी। तुझे ये तक याद है कि सुबह तेरी कोई क्लास नहीं है? मैं चुपचाप बैठा सोचता रहा। 6 साल पुरानी बातें कल जैसी लग रही है, पर बीच के 6 साल गायब है। ये याददाश्त जाना कम और टाइम ट्रेवल ज्यादा लग रहा है। क्या मैं सच में भविष्य में आ गया हूँ? नीचे आ जा नाश्ते के लिए, और आज कम खाना, कल की तरह अस्पताल मत पहुँच जाना, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने कंबल मुंह पर ओढ़ लिया और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आवाज आई, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं उछल पड़ा, कंबल हटाकर पूरे कमरे में देखा, पर कोई नहीं था। कौन है यहाँ?
अरे डरो मत, मैं कमरे में नहीं तुम्हारे दिमाग में हूँ। मैं हूँ सिस्टम 0137। सिस्टम, दिमाग में आवाज, क्या मुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट के लिए 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही टारगेट पूरा होगा वीडियो आ जाएगा। वीडियो को हाइप जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।